चलो बेटा, आज शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर। अभी हम शेयर्स के दरिया से निकल के आए हैं, बहुत गहरा था। कितनी क्लास करी थी हमने? 15। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोगों को दुख ज़्यादा दिखाई देता है। चलो, इशू ऑफ डिबेंचर, पहला दिन। हाँ जी, चैप्टर के अंदर इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश एक टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर लगेंगी 2 क्लासेस। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर नॉन कैश इसकी लगेगी 1 क्लास। ठीक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल एक टॉपिक है, उसकी भी 1 क्लास लगेगी। तो लास्ट में सारे टॉपिक जो कवर हो रहे हैं, कितनी क्लासेस लगेंगी टोटल? 6 क्लासेस हमारा ये चैप्टर चलने वाला है अप्रॉक्स। हो सकता है 5 लग जाए, हो सकता है 7 भी लग जाए, डिपेंड करेगा। ठीक है, और चैप्टर को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको इश्यू ऑफ शेयर पूरा आना चाहिए। ठीक है, और चैप्टर के अंदर थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें रहेंगी, और जनरली 6 to 10 मार्क्स के आसपास आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और इसके अंदर 1 मार्कर, 2, 3 और 6 मार्कर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। एंड ये जो दोनों चैप्टर्स हैं, ये पूरा का पूरा फाउंडेशन रहेगा हमारी तीसरी बुक के लिए। ठीक है ना, ये तो थी चैप्टर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलो ज़रा अब बात करते हैं जो हमारा चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर इज एज गुड एज सेलिंग ऑफ डिबेंचर। जैसे एक कंपनी शेयर इशू करके लोगों से पैसा इकट्ठा करती थी और उस पैसे से अपने काम चलाती थी। कैसे काम? कैसे काम? चुप बैठते हैं आज। कैसे काम? शेयर इशू करके कंपनी क्या करती थी? हाँ, ग्रोथ का काम, एक्सपेंशन का काम, डेली के ऑपरेशन का काम, माल खरीदना, मशीनें खरीदना, एसेट्स खरीदना, वो सारे काम जो रूटीन वर्क होते हैं। तो वो सारे रूटीन वर्क पूरे करने के लिए कंपनी शेयर इशू करके पैसा जुटाती है। सिमिलरली कंपनी डिबेंचर इशू करके भी पैसा जुटाती है। ठीक है ना, तो जैसे शेयर अपने आप में एक क्या था? पीस ऑफ पेपर, वैसे ही डिबेंचर भी अपने आप में क्या है? अ पीस ऑफ पेपर। अच्छा, इसके ऊपर क्या लिखा होता होगा आपके हिसाब से? एक डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर अगर मैं बात करूं, अगर ये मेरी कंपनी का डिबेंचर सर्टिफिकेट है तो इसके ऊपर क्या क्या लिखा होता होगा, बताइए जरा। सबसे पहले डिबेंचर की फेस वैल्यू, कि मान लो मेरा डिबेंचर 100 रुपये का है एक। ठीक है, और क्या होगा सोचो जरा, जरा शब्द को तोड़ो। डिबेंचर, डिबेंचर के अंदर एक शब्द छुप जाता है, क्या? डिबेंचर के अंदर एक शब्द छुपा हुआ है, क्या? डेट। और डेट का मतलब आपको पता ही होगा, लोन। तो डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है जिन लोगों को, तो वो लोग कंपनी के मालिक नहीं बनते हैं। जैसे शेयर होल्डर कंपनी के मालिक बन जाते हैं, पर डिबेंचर होल्डर कंपनी के लोन प्रोवाइडर हैं, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है। यानी कि ये डिबेंचर सर्टिफिकेट अपने आप में एक प्रूफ है, किस चीज़ का? कि कंपनी जनता से लोन ले रही है। ठीक है ना। अच्छा, जिन लोगों को शेयर दिए थे वो लोग कंपनी से क्या लेते हैं? डिविडेंड लेते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा। तो ये वाले लोग क्या लेंगे? ये इंटरेस्ट लेंगे। तो इसके ऊपर बेटे एक चीज़ और लिखी होगी, इंटरेस्ट की परसेंटेज। और क्या लिखा होता होगा इसके ऊपर? हाँ, डेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी लिखा होगा कि ये इंटरेस्ट कब कब दिया जाता है। एनी आइडिया इंटरेस्ट कब दिया जाता है? हर साल नहीं, साल में 2 बार, 6-6 महीने का, जनरली 6-6 महीने का होता है। उसके अलावा डेट ऑफ रीपेमेंट, कि कंपनी डिबेंचर का पैसा कब लौटाएगी। तो ये है कुछ मोटी मोटी बातें जो डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होती हैं। क्लियर है बात? किसी का कोई डाउट है तो बताएं। बोलना तो सीखा ही नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, अगर ये मेरी कंपनी है और ये पब्लिक है,
तो ये पेपर बीच में किस तरह का काम कर रहा है? ये डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या काम कर रहा है बीच में? तुम लोग गूंगे हो या तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है? डिबेंचर सर्टिफिकेट बीच में क्या काम कर रहा है? कैसा एविडेंस? हाँ, सीधी सी बात है, ये अपने आप में एक एक्नॉलेजमेंट है कि कंपनी ये एक्नॉलेज कर रही है, ये स्वीकार कर रही है कि हाँ हमने पब्लिक से लोन लिया है। बस सीधी सी बात है, हाँ या ना? आओ ज़रा इसके प्रॉपर मीनिंग पे बात करते हैं। इसका प्रॉपर मीनिंग पूरी लाइन पढ़ना ज़रा। कह रहा है डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील एक्नॉलेजिंग दैट obtained by the having terms of repayment of principal and at usually half year। तो इसके अंदर मैंने जितने सारे कलर यूज करे हैं मैंने उन्हें इतने ही हिस्सों में तोड़ दिया है, क्योंकि हर वर्ड का एक मीनिंग है उसके अंदर। हाँ जी, डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, मतलब इसके ऊपर कंपनी के सिग्नेचर होते हैं। एक्नॉलेजिंग मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, क्या? डेट ऑब्टेन्ड बाय द कंपनी ने जो लोन लिया है। हैविंग टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड एट फिक्स रेट। तो सारे शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? मीनिंग ऑफ अ डिबेंचर। क्लियर है मेरी बात? आओ, रटने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, शेयर और डिबेंचर दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फाइनेंशियल। ये शब्द क्यों यूज किया गया है? सिक्योरिटी का मतलब तो जनरली वो होता है जो दरवाजे पे खड़ा होता है डंडा लेके दरवान, उसे कहते हैं सिक्योरिटी। तो ये शब्द यहां पर क्यों यूज किया गया? कोई विशेष कारण? नहीं बेटा। वाई? अरे बड़ा सिंपल है यार। अरे भाई, शेयर और डिबेंचर दोनों अपने आप में एविडेंसेस हैं जो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जनता तुम घबराना मत, तुमने जो पैसा हमें दिया है वो बिल्कुल सिक्योर्ड है, सेफ है। तो ये जो शेयर और डिबेंचर हैं ये दोनों अपने आप में सिक्योरिटीज का काम करते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि जनता का पैसा इन्हीं के बहाने सुरक्षित रहता है। ठीक है, आओ जरा। अच्छा, यहां एक सवाल उठता है, एनी आइडिया इसका क्या आंसर होगा? Why shares are issued when, why debentures are issued when shares can be issued? अगर हम शेयर्स और इशू करेंगे तो ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी। ये तो बड़ा टेक्निकल सा है, समझाओ थोड़ा। तो क्या हो जाएगा इसमें? नुकसान क्या है? अगर मैं और शेयर इशू कर दूं, डिबेंचर मेरे को नहीं करने, मान लो मैं कहा शेयर ही दे देते हैं, वो भी तो पैसा ही ला रहे हैं, इनसे भी पैसा ही आएगा। तो कैसी डाइल्यूशन, कैसी, क्या कह रहे हो आप? कोई एक बच्चा समझाएगा डिटेल में प्लीज, डाइल्यूशन का क्या मतलब? हाँ स्तुति। एग्जैक्टली, जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी का प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो उतना ही घटता चला जाएगा। इट इज लाइक कि मान लो एक दूध वाला है, ठीक है। अच्छा, उस दूध वाले के पास मान लो कुछ भैंसें हैं, ठीक है, और जो टोटल उसे मिल्क मिल रहा है, मान लो उसे 20 लीटर मिल्क मिलता है, ठीक है ना। सुनो ज़रा, अच्छा उसके पास यहाँ रुपीज़ क्यों लिख दिए, 20 लीटर टोटल। अच्छा, इसके जो टोटल कस्टमर हैं, ऑलरेडी इसके पास 6 कस्टमर है जिन्हें ये मिल्क अपना दे के आ रहा है, ठीक है ना। अगर इसके कस्टमर बढ़ेंगे तो फिर तुम्हें पता ही क्या करना शुरू कर देगा। अब ये मत बोलना कि और भैंसे खरीद के ले आएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट की एक लिमिट है भाई। तो मैं ये कह रहा हूँ भैंसे खरीदने वाला ऑप्शन छोड़ दो, तो फिर ये इसमें क्या करेगा, पानी मिलाना शुरू कर देगा। अच्छा, पानी मिलाने से दूध की क्वालिटी खत्म हो जाएगी, हाँ या ना। तो वो डाइल्यूशन ही तो हो रहा है। तो इसीलिए कि कंपनी में अगर हम ज़्यादा शेयर और इशू करते चले जाएंगे तो प्रॉफिट लेने वाले लोग बढ़ते चले जाएंगे, तो और वो प्रॉफिट का हिस्सा कहीं ना कहीं घटता चला जाएगा। इसलिए ज़्यादा शेयर इशू करना एक सही ऑप्शन नहीं है। कोई और रीज़न इसके अलावा?
शेयर इशू करना महंगा भी पड़ता है। कैसे बेटा? हाँ, क्योंकि शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देने की कोई सीमा नहीं है, और डिविडेंड और जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट की एक परसेंटेज फिक्स होती है, तो उतना ही इंटरेस्ट देना है जितना लिखा है। पर शेयर के केस में जितना प्रॉफिट बच गया वो सारा बांटा जा सकता है, हालांकि बचाया भी जा सकता है, पर उसकी परसेंटेज फिक्स नहीं है कि कितना बांटना है, तो डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ सकता है। कोई और रीज़न? टैक्स डिडक्टिबल। हाउ? डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो P&L में चला जाता है खर्चा बन के, वो हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा, तो हमारा टैक्स कम हो जाता है। पर शेयर्स का जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड खर्चे में काउंट नहीं होता P&L के अंदर। बताऊंगा कैसे क्या होता है उसका तरीका बाद में, तो उस पर हमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। कोई और रीजन? शेयर इशू करने की फ्लोटेशन कॉस्ट हाई है। हाउ? तो डिवेंचर के केस में नहीं चाहिए। अच्छा, मैं नहीं जानता, ये तुम्हें पता होगा, तुमने बोला। मुझे तो नहीं लग रहा प्रोस्पेक्टस उसमें भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिएंगी। कोई और रीज़न? बड़ा कॉमन सा रीज़न है एक। हाँ जी, इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म होते हैं, लाइबिलिटी उसकी लॉन्ग टर्म बनेगी, इसकी लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बनेगी। हाँ, शेयर के कंपैरिजन में शॉर्ट टर्म रहती है, क्योंकि शेयर इक्विटी शेयर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, जब तक कंपनी है तब तक चलेंगे वो तो। पर डिबेंचर्स की एक लिमिट है, वो 15 साल 20 साल, बस उससे ज़्यादा होते नहीं हैं। बट ठीक है, ये मतलब ये तो एक डिफरेंस वाली बात हो गई। यहाँ पॉइंट ये चल रहा था कि कंपनी जब शेयर इशू कर सकती है तो डिबेंचर इशू क्यों करे। कोई और रीज़न? क्या खत्म हो गए? बड़ा कॉमन सा रीज़न था एक, रिस्क। शेयर्स के केस में रिस्क ज़्यादा है, और मेरी कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है तो हर बंदा शेयर खरीदना पसंद नहीं करता है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े डरे हुए होते हैं, मैं नहीं लगा रहा पैसा डूब गया तो डिबेंचर्स के केस में ये रिस्क कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है। रीज़न? शेयर्स के केस में डिविडेंड तभी मिलेगा जब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, पर डिविडेंड के उसके डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे मेरी कंपनी में प्रॉफिट्स हो रहे हों चाहे लॉसेज हो रहे हों। तो रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ताकि बहुत सारे लोग जो पैसा नहीं लगा पा रहे थे शेयर्स में, वो भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट अपना कर सकें। समझ आ रही है बात? तो ये कुछ कॉमन रीजंस थे हमारे। चलो, अभी हमने खाली अपने इस एक क्वेश्चन का आंसर किया है, यहां पर एक क्वेश्चन और भी उठ जाता है। हाँ जी, जब कंपनी बैंक से लोन ले सकती है ना, तो जनता के आगे हाथ क्यों फैलाना, डिबेंचर इशू क्यों करना? हाँ जी, बैंक वाले डायरेक्टर ही बन जाएंगे? ये कहाँ लिखा है? नहीं, डायरेक्टर नहीं बन सकते। ऐसे कैसे डायरेक्टर बन जाएंगे बैंक वाले? हाँ, रेगुलेशंस में होता क्या है, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, बैंक के केस में क्या है, बैंक से अगर आप पैसा लोगे ना, तो पहले तो आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि इस पैसे को आप कहाँ यूज़ करने वाले हो, और वो पैसा आपको वहीं यूज़ करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन आ गई। डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं है। डिबेंचर्स के थ्रू लिया हुआ पैसा यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो आपको लग रहा है कि आपको किस काम में लेना है, आप वैसे उसे यूज़ करो। पर बैंक लोन के केस में ऐसा नहीं होता। एक और रीज़न सुनो, मान लो आपने यहाँ पर बैंक से एक लोन ले लिया, कितने का? 10 लाख रुपए का, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम, और आपने ये लोन 5 साल के लिए लिया है, तो यहाँ पर बताओ कितना पैसा लौटाओगे बैंक का? अरे 10 लाख में से 2 लाख रुपए का तो यहाँ पर प्रिंसिपल ही दोगे, और इंटरेस्ट कितना दोगे? 10 लाख का 10%, तो 1 लाख का यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो टोटल कितना पैसा देना पड़ा? 3 लाख। ये दोनों मिलके पता है क्या कहलाते? EMI, इंस्टॉलमेंट।
तो टोटल इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा गया, 3 लाख। फिर जब यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ प्रिंसिपल फिर से कितना दोगे, 2 लाख। इंटरेस्ट कितने पे दोगे, 8 लाख के ऊपर, तो कितना, तो अब इंटरेस्ट, अब इंस्टॉलमेंट कितने की आई। तो बेटे जब बैंक का लोन हम लौटाते हैं तो इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपने यहाँ 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे हैं तो वो सारा का सारा पैसा आप एक बार में लौटा सकते हैं, बस आपको इंटरेस्ट देते रहो, प्रिंसिपल देने की आवश्यकता नहीं है बीच में आपको। बैंक लोन के केस में ऐसा नहीं होता है। बैंक लोन जब भी इंस्टॉलमेंट जाएगी तो उसके अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं। डिबेंचर के केस में ऐसा नहीं है। पॉइंट समझ आ रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं कि बैंक से लोन लेने और ना लेने के क्या फायदे हैं या डिबेंचर इशू करने के क्या फायदे हैं। ठीक है, आगे चल सकते हैं। किसी का कोई सवाल जवाब? हाँ जी, कंपनी शेयर इशू करके भी पैसा ले सकती है और कंपनी डिबेंचर इशू करके भी पैसा ले सकती है और कंपनी चाहे तो बैंक से लोन भी ले सकती है। ये तीनों फाइनेंसिंग के तरीके ही तो होते हैं। आओ जरा, अब मैं जरा चैप्टर के बारे में आपको बता दूं। हमने इससे पीछे चैप्टर किया था शेयर्स। शेयर्स के अंदर हमने सीखा था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, और यहां पर हम अपना पैसा एक बार में भी ले सकते थे और इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते थे। ये एट पार और एट प्रीमियम दोनों केसेस में पॉसिबल था। उसके अलावा हमने सीखा था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर नॉन कैश। यहां पर हम कोई एसेट या कोई सर्विस लेते थे और इसमें भी एट पार और एट प्रीमियम दोनों केसेस पॉसिबल होते थे। डिबेंचर के केस में आओ जरा। डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, फॉर नॉन कैश और एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये बाद का टॉपिक है बहुत, ठीक है ना, चौथी क्लास 5वीं क्लास में आएगा। इसके अंदर एट पार भी पॉसिबल है, मतलब 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में दे दो और 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये से ज़्यादा में दे दो और 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये से कम में भी दिया जा सकता है। डिबेंचर्स के केस में डिस्काउंट पॉसिबल है पर शेयर्स के केस में पॉसिबल नहीं है। क्या लग रहा है, क्या वजह होती होगी बताओ? आपको याद है मैंने बताया भी था कि शेयर्स डिस्काउंट पर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि शेयर इशू करके लोग कंपनी के मालिक बन जाते हैं और डिस्काउंट जनरली कब दिया जाता है? लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, खराब चीज बेचने के लिए। तो ओनरशिप में लोग फंस ना जाएं, क्योंकि शेयर्स के केस में सिक्योरिटी नहीं है ना, सबसे लास्ट में पैसा मिलता है बेचारों को, इसीलिए जनता उसके अंदर फंस ना जाए, इसलिए शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू करना अलाउड ही नहीं है। पर डिबेंचर्स के केस में ये रिस्क बहुत कम है। रीज़न, डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो पहले बता देती है कि अगर हम आपका पैसा नहीं दे पाए तो आप हमारी एसेट बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेना, तो रिस्क ही नहीं है ना, इसीलिए इनको डिस्काउंट पर इशू करना अलाउड किया गया। पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर भी अगर मैं अपने डिबेंचर नॉन कैश में इशू कर रहा हूं तो वो एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीनों पॉसिबल होते हैं। यहां तक कोई डाउट है? पक्का? चलें आगे। देखिएगा ज़रा, ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी शेयर इशू करने की, और हमारे डिबेंचर इशू करने की एंट्रीज में सिर्फ क्या अंतर है? जहां पर भी शब्द होता था क्या? शेयर। बस आपको शेयर की जगह पर क्या यूज करना है? परसेंटेज डिबेंचर। और परसेंटेज का मतलब खाली परसेंटेज का साइन नहीं, जो भी डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट की परसेंटेज लिखी है 9%, 8%, वो परसेंटेज आपको यहां पर प्रॉपर लिखनी है, जो भी परसेंटेज होगी। बात समझ गए हैं आप? उसके अलावा एंट्रीज में कोई और डिफरेंस नहीं होता है। आप चेक कीजिए एक बार ज़रा। हाँ, एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक बच्चे करते हैं इसके अंदर, मैं वो भी बता देता हूँ। बच्चों को आदत होती है यहाँ पर क्या लिखने की? शेयर कैपिटल। तो वो भैया क्या करते हैं, 2% डिबेंचर कैपिटल लिख देते हैं। कैपिटल इज कैपिटल, डिबेंचर इज अ लोन। तो अपने आप में सिर्फ कितना शब्द लिखना है? परसेंटेज डिबेंचर, दैट्स इट। कैपिटल शब्द साथ में नहीं अटैच करना है, ठीक है? अच्छा, ये कौन सी स्टेज होती है? जहां पर हम जनता को
सर्टिफिकेट दे देते हैं। यहाँ पर हम जनता को शेयर सर्टिफिकेट देते हैं और यहाँ पर हम जनता को डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है काम की, ज़रा एक बार पढ़ना। इसके लिए मैंने बताया गया था, आपको याद हो तो 90% था ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और इनके केस में वैसे ये क्वेश्चन आपके लिए बनता नहीं है, पर मैंने कहा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी एक इन्फॉर्मेशन है बस। हाँ जी, अब हम ज़रा इसके बारे में बात कर लें कि ये वो स्टेज है जहाँ पर डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता है। और डिबेंचर सर्टिफिकेट इनमें से किसी भी टाइप का हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने आर्यन को अलग सर्टिफिकेट दिया, चिराग को अलग दिया, कीर्ति को अलग दिया, गिरीशा को अलग दिया, ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो जाएगा? मजाक है क्या कोई? अरे सबको डिबेंचर सर्टिफिकेट दोगे तो एक जैसा ही तो दोगे। ये डिबेंचर सर्टिफिकेट हैं अलग अलग तरह के, तो इतने सारे क्यों हैं कि आपको इनमें से किस टाइप का इशू करना है ये आपकी चॉइस है। इनमें से सबके अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान होते हैं, अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक बार नाम पढ़ लो बस यहाँ पर, बाकी डिटेल्स तो हम कर ही लेंगे। हाँ जी, एक बार मतलब ऐसा नहीं है, अगर आपको रजिस्ट्रार ने अप्रूव कर दिया है कि भैया आप ये वाले और ये वाले मिक्स करके, तो वो पॉसिबल है। पर हाँ, एक क्लास ऑफ डिबेंचर होल्डर्स को, जो आपके एप्लीकेंट्स हैं, आप उनको एक टाइप के तो दोगे। मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो मेरे पास 10,000 एप्लीकेशन आई है, तो ये थोड़ी होगा कि 2,000 को ये दो, 2 को ये दे दो, 3 को ये दे दो, ऐसा नहीं होगा। ये तो मजाक हो गया। दोगे तो सबको सबको सेम मानना है, मतलब बात यह है कहने की। और ये रूल शेयर्स के केस में भी अप्लाई होता है। आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा डिबेंचर इशू करने हैं, अगर आपको ये चेंज करना है तो पहले अप्रूवल ले लो। अप्रूवल मिल गया तो यू कैन डू इट। नाम पढ़ लिए हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, बियरर करके हो गया। जरा इनके बारे में छोटा छोटा एक इंट्रोडक्शन की एक एक लाइन मैंने लिखी है, हालांकि इनमें और भी डिटेल्स पॉसिबल हैं, प्लीज एक बार रीड करें आप। समझ आ गया? कुछ पूछना है किसी को? कौन सा कह रहे हो? नाम से नहीं पता लग रहा। सीधा जब कंपनी वाउंड अप होगी तब, उससे पहले नहीं। हाँ, कह सकते हैं। हालांकि इसको देख के तो ऐसा लगता है कि कंपनी उनके पैसे ही नहीं लौटाएगी, पर ऐसा नहीं है, लाइफ टाइम में नहीं लौटाएगी। हाँ, इंटरेस्ट तो देते रहो आप, इंटरेस्ट तो देते रहना पड़ेगा, वो तो टाइम पर ही, ड्यू डेट पर बात है प्रिंसिपल रीपेमेंट की, वो एंड में होगी। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। बियरर डिवेंचर वो होते हैं जिनका नाम हमारे रजिस्टर में लिखा हुआ है, बट बियरर को हिंदी में क्या कहते हैं? होल्डर। वैसे ये हिंदी में नहीं होता नालायक, होल्डर, होल्डर भी इंग्लिश का ही है, हिंदी में बोलते हैं धारक। धारक मतलब जिसके पास वो डिबेंचर है, और जिसके पास वो डिबेंचर होगा इंटरेस्ट उसी को मिलता है।
मैं चलूँ आगे, आइए ज़रा। हाँ जी, ज़रा इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम अपने चैप्टर के अंदर चलेंगे। शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, नॉन कैश और प्रमोटर्स। अगर मैं अपने शेयर कैश में इशू कर रहा हूँ और वो भी लमसम में, और वो भी एट पार, तो अगर मेरा 100 रुपये का शेयर है तो बताओ, पैसा 100 ही मिलेगा ना, और यहाँ 100 के बदले 110 ले लो, एग्जाम्पल ही तो है। आओ ज़रा, 100 रुपये लेने हैं इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर एट पार, मान लो 20, 30, 30 और 20, ऐसा मान लो। इसके अंदर 20, 30, 30, 20 और 10 रुपये इसके साथ जोड़ दो, कहीं पे भी जोड़ दो जहाँ भी ये बेटर लग रहा है। इस केस में क्या होगा, इसके अंदर इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। ये जनरली कब चलता है, जब हम कोई एसेट वगैरह लेते हैं, और उस केस में इंस्टॉलमेंट मेथड नहीं चल सकता, लमसम ही रहता है। ठीक है, तो ये भी एट पार और एट प्रीमियम पॉसिबल है। आओ ज़रा डिबेंचर्स के अंदर, डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, नॉन कैश और एज कोलेट्रल। इसमें देखो, और अगर हम कैश में इशू कर रहे हैं तो ये लमसम में भी हो सकता है और पैसा इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, तीनों केस पॉसिबल है। बताओ, 100 रुपये का डिबेंचर है तो 100 में, 100 रुपये का डिबेंचर है तो 110 में, 100 रुपये का डिबेंचर है तो 90 में। अगला, 100 रुपये का डिबेंचर है, 10, 20, 30, कितने हो गए, और 40, जो भी है। अब ये मत बोलना इतने परसेंटेज उतना परसेंटेज, मैं तो खाली एक ऐसे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ जी, अगर प्रीमियम है तो 100 रुपये का डिबेंचर, हाँ 10, 20, 30, 40 और 10 रुपये के किसी भी स्टेज पे जोड़ दो। इस केस में 100 रुपये का डिबेंचर है, 90 रुपये में तोड़ो ज़रा, 10, 10, 20, हाँ 30 और 90 रुपये तो लेने हैं, तो 90 बन गए। मतलब यहाँ पर 10 रुपये किस चीज़ के थे, डिस्काउंट के थे। ठीक है ना। आओ ज़रा, और नॉन कैश में ये वाला एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, ये भी तीनों पॉसिबल हैं। और एज कोलेट्रल बाद के लिए रखा हुआ है हमने ज़रा। लो जी, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश की अगर मैं बात करूं, विच कैन बी एट पार, तो हमारी बुक में इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसको कवर करते हैं। एट प्रीमियम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसे कवर करेंगे। एट डिस्काउंट में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कवर करेंगे। और अगर मैं नॉन कैश की बात करूं तो एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट क्वेश्चन नंबर 9 to 19, शायद 19 नहीं है, ये थोड़ा कम होगा, 17, 18 कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा एज कोलेट्रल, तो इसके ऊपर रहेंगे क्वेश्चन 20 to 24 समवेयर। ठीक है, चलिए ज़रा, हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान, कितने डिबेंचर्स हैं, 2000, और वो 15% वाले डिबेंचर्स हैं। 15% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक डिबेंचर 100 रुपये का है, ईच एट पार, पेएबल एज फॉलोज। कह रहा 25 रुपये एप्लीकेशन पे चाहिए, 25 रुपये अलॉटमेंट पे चाहिए और 50 रुपये फर्स्ट कॉल पे चाहिए। लोगों ने कितने डिबेंचर्स मांगे। लो जी, पहला ही क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन पे ले गया सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ज़रा बताओ, 3000, 2000 और कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 1600 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, और एप्लीकेशन फॉर 600 डिबेंचर्स वर अलॉटेड। कितने रह गए, 800, तो उनका क्या करूं, उन्हें मना कर दो। टेबल हमारी कंप्लीट आ गई है, 3000। चलिए ज़रा,
बताओ। 3,000 इंटू 25 कितना आ गया? 75,000। 75,000 एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले कितने डिबेंचर बांटे हैं? 2,000 इंटू 25, ये वाला पैसा यानी कि 50,000 हमने रख लिया। सबसे पहले पैसा लौटा दो। परसेंटेज यहाँ पर प्रॉपर लिख लेना, मैंने नहीं लिखी है। क्या रहेगा यहाँ पर? हाँ 15% लिखना है सारे में। चलो ज़रा बैंक बताओ। 800 इंटू कितना आ गया? 20,000। अभी 5,000 का एडवांस बचा हुआ है। 5,000 का एडवांस किसका है? इनका। हमने इन्हें शेयर दिए कितने, डिबेंचर दिए कितने हैं? तो 400 पर अगली इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी? 400 इंटू 20, 400 इंटू 25 कितना बनेगा? 10,000। हमारे पास कितना है? तो 5,000 किस में करें? परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट, तो बाद में वो पैसा कट जाएगा। चलो ज़रा अलॉटमेंट बताओ। 2,000 इंटू 25 कितना आया? 50,000। कोई डिफॉल्टर तो नहीं है? ऑल मनी ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन, वो तो बहुत दूर है। बताओ यहाँ पर कितना पैसा रिसीव करूँ? ऑलरेडी कितने आ चुके हैं? हाँ तो बाकी के 45 यहाँ पर रिसीव कर लो, फिर इसे ड्यू करो। 2,000 इंटू कितना आया? 1,00,000। 1,00,000 क्रेडिट करो, कॉल्स इन कितना? 5,000 इसके अंदर डाल दो, बाकी का सारा पैसा यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। ज़रा एक बार नोट पढ़ो। हाँ जी, डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट, यानी कि ये वाले जो अकाउंट हैं, मैंने पहले भी बताया था क्या कहलाते हैं ये? दीज आर कॉल्ड ब्रिजिंग लेजर। रीज़न कि ये लेजर दो एंट्रीज को कनेक्ट करते हैं। ज़रा एक बार इसे रीड करना, काम की बातें हैं। तो नहीं दे रहा तो मत दो। उसने जितने पैसे दिए हैं इंटरेस्ट उतने पे देते रहो। मैंने तेरे को बोला मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दे, मैं तेरे को 10% इंटरेस्ट दूंगा। तूने मेरे को 2 लाख रुपए का लोन दिया, तो क्या मैं वो 2 लाख रुपए का लोन हड़प लूँ? नहीं ना, वो 2 लाख रखूंगा और इंटरेस्ट 2 लाख पे देता रहूंगा, क्योंकि ये लोन ही तो है, बस पब्लिक से ले रहे हैं। हाँ, अगर प्रोस्पेक्टस में अलाउड है, लिखा हुआ है उसके अंदर, तो आप जो लेट एरियर्स की बात कर रहे हैं हम, आपको वो इंटरेस्ट तो देना है जो उनका बनता है। पर अगर कोई आपकी इंस्टॉलमेंट टाइम पर नहीं दे रहा है और आपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया है कि अगर आप लेट इंस्टॉलमेंट दोगे टाइम से तो फिर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हाँ यस, जितना दे दिया है उसने उस पर हम इंटरेस्ट देंगे, जितना उसने लेट दिया है उसके ऊपर हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, पर कंडीशनल। ऐसे नहीं है कि चार्ज कर लो, अलाउड है तो लेंगे वरना नहीं लेंगे। कोई परेशानी है तो बताएं। चलो ज़रा आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। हाँ जी, अभी पोजीशन क्या है मेरे डिबेंचर्स की? टोटल डिबेंचर कितने थे? 2,000। अच्छा मान लो ये आपके 2,000 डिबेंचर थे, 2,000 को 2 हिस्सों में बांट दो। 100 वाला गड़बड़ किया है, इसे यहाँ रख दो, तो बाकी कितने रह गए? इनकी क्या पोजीशन है? कितने? 100 ऑन 100। और इसकी क्या पोजीशन है? 100 में से इसने बस यही तो नहीं दिया, यही तो पोजीशन है। तो ये बैलेंस शीट में कैसे नजर आएंगे? बताओ। पैसा कितना मिला? चलो छोड़ो सारा कुछ,
पैसा कितना मिला है, इन लोगों से कितना पैसा मिला है, 1,90,000, और इससे कितना पैसा मिला है, तो बेटा 5,000 इनसे मिला है, तो टोटल हमें मिला है 190, तो 195,000 तो इसके अंदर आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। और अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो इसकी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, नीचे नोट के अंदर देखो, इसके अंदर एरियर माइनस होगा ना। अच्छा चलो एक चीज और बताओ, कितनी एंट्री डाली हुई है मैंने स्क्रीन पे, सिंगल एंट्री डलवा दो जरा इन सब का मिला के, एक एंट्री बस। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, कॉल्स इन एरियर डेबिट 5,000, और 15% डिबेंचर्स 2 लाख। तो जो 2 लाख का लेजर है वो ये रहा, और ये वाला लेजर कहाँ रहा, इधर आ गया, और ये वाला लेजर इसके अंदर माइनस होके दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, कितने डिबेंचर्स हैं, 10,000, 13% वाले और एक 100 रुपये का है। पेमेंट कैसे होनी है, 20, 30 और 50। ऑल द डिबेंचर्स वर अप्लाइड। अजय द होल्डर ऑफ 300 डिबेंचर्स पेड द एंटायर अमाउंट ऑन हिज होल्डिंग ऑन, मतलब उसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया। और विजय द होल्डर ऑफ 200 डिबेंचर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड द फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल जो भी है। चलो ज़रा बताओ, आसान है मेरे हिसाब से, तो फिर भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 10,000 इंटू 20 2 लाख, अगला 10,000 इंटू 30 3 लाख नॉर्मल ड्यू करेंगे। पर जब यहाँ पर 3 लाख रिसीव करोगे तो ये नहीं दे रहा है, तो इसके तो कॉल्स इन एरियर्स क्रिएट हो जाएंगे। कितने, 6,000, तो 6,000 के तो एरियर बन गए। और ये बंदा एडवांस दे रहा है 300 पर ये वाला पैसा, तो 2 कॉल्स इन कितना, 15,000 बेटा, 1,500 नहीं, और यहाँ पर सारा बैंक आ जाएगा डिफरेंस अमाउंट। चलो ज़रा फर्स्ट कॉल ड्यू करो, 10,000 इंटू 5 लाख, 5 लाख क्रेडिट करो, और ये वाला जो एडवांस है ये यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। और ये फिर से मना कर रहा है, तो यहाँ पर एक और कॉल्स इन एरियर्स निकल जाएंगे। एडवांस कितना था, 15,000, तो 15,000 का एडवांस यूज़ हो गया, और 200 इंटू 50 यानी कि 10,000 एरियर्स के अंदर आ गए, बाकी सारा बैंक आ जाएगा। इजी है। आओ एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सेम टाइप का है। कितने हैं, 5,000 12% वाले और एक 100 रुपये का है। 10, 25, 55 और 100 हो गए पूरे। कह रहा है अ पर्सन हु होल्ड्स 400 डिबेंचर्स पेड अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विद द, लो जी इसने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड कहाँ दे दी। और एक और बंदा है उसके पास कितने हैं, 100 डिबेंचर है। ही हैज फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन, कह रहा है इसने अलॉटमेंट नहीं दी, बट ही हाउएवर पेज दिस अमाउंट अलॉन्ग विद द, मतलब उसने अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल पे दिया है। चलिए 5,000 इंटू 10 50,000, अगला 75 ड्यू करो, और 75 हमें रिसीव करना है। क्या हुआ है, हाँ एक हमें एडवांस दे रहा है, कितना, 400 पर हमें ये वाला पैसा मिल रहा है, कितना आई थिंक 30,000, 30,000 का तो हमें एडवांस आ रहा है आज, पर एरियर्स भी निकल रहे हैं ना शायद, कोई ऐसा है, हाँ 100 इंटू दिस, तो 1,500 के हमारे एरियर्स आ गए। ठीक है, फर्स्ट कॉल 5,000 इंटू 30 1.5 लाख, 1.5 लाख हमने ड्यू किया। अब 1.5 लाख हमें यहाँ पर रिसीव करना है।
इसमें से एडवांस यूज कर लेंगे हम यहाँ पर, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। कितना एडवांस कटेगा? 400 इंटू 30, तो 12,000 का एडवांस तो हमारा इसमें से यहाँ पर यूज हो गया। और कॉल्स इन एरियर किसके निकल रहे हैं भाई? कॉल्स इन एरियर तो मिले होंगे ना हमें, तो ये यहाँ पर ऐसे थोड़ी आएगा। 2 कॉल्स इन एरियर कितने लेने थे पुराने वाले? तो ये 1500 यहाँ पर क्रेडिट कर दो और सारा पैसा बैंक में रिसीव हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कॉल ड्यू करनी है नॉर्मल, और बाकी का इसमें से एडवांस यहाँ पर कट जाएगा और पैसा रिसीव करना। नॉर्मल क्वेश्चन है, बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है, तीनों क्वेश्चन।